प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने हनी बी की लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हनी बी के बिहेवियर के संबंध में, उसके व्यवहार के संबंध में और उसके जो भी लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो ऐसे विशिष्ट घटनाएं होती हैं या विशिष्ट उसके जीवन से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके संबंध में भी हमें जानकारी करना आवश्यक है। तो एक चीज़ लगातार जो अपन स्टडी करते चले आए हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि छत्ते के अंदर ड्रोन्स तो फर्टाइल मेल हैं, लेकिन वर्कर्स जो सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं वो इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, बांझ मादाएँ होती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग से ही उनका डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार के एग से क्वीन का डेवलपमेंट होता है। अब क्वीन तो फर्टाइल फीमेल है, फर्टाइल मादा है, जबकि वर्कर्स जो हैं वो स्टेराइल फीमेल्स हैं, बांझ मादाएँ हैं। ये कैसे हुआ? तो वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में, इसके प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ की, बहुत सारी खोज की और इसके फलस्वरूप दो तरह की थ्योरी निकलकर सामने आई। पहली थ्योरी तो ये है कि जो रॉयल जेली नामक एक विशिष्ट प्रकार का खाद्य पदार्थ, एक विशिष्ट प्रकार का भोजन जो प्रारंभ में सभी लार्वा को दिया जाता है, वो लार्वा चाहे ड्रोन का हो, क्वीन का हो या फिर वर्कर का हो, तीनों प्रकार के जो लार्वी हैं उनको वो रॉयल जेली शुरुआती दिनों में 2-3 दिन तक खिलाई जाती है। उसके बाद वो केवल वो लार्वी जो भविष्य में जाकर जिनसे क्वीन का निर्माण किया जाना है उनको लगातार रॉयल जेली खिलाई जाती है, जबकि बाकी के जो लार्वी होते हैं उनको एक दूसरे प्रकार का जो थोड़ा सा लो ग्रेड फूड होता है, जिसको बी ब्रेड भी बोलते हैं, वो उनको दिया जाता है। तो भोजन के अंदर ये जो डिफरेंस है, ये जो भेद है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसी भेद को आधार बनाया है इस थ्योरी के लिए कि बांझ मादाएँ यानी वो फीमेल्स जिनको बी ब्रेड खाने को मिलता है वो फर्टाइल नहीं हो पाती हैं, वो बांझ रह जाती हैं, स्टेराइल रह जाती हैं। बाकी जो क्वीन होती है वो जीवन पर्यंत वो भी रॉयल जेली खाती है, इस कारण से वो फर्टाइल होती है दोनों फीमेल्स, लेकिन क्वीन फर्टाइल है और वर्कर्स जो हैं इनफर्टाइल हैं या फिर स्टेराइल बोल सकते हैं उनको। तो एक थ्योरी तो ये है। एक जो दूसरी थ्योरी है उसमें बिहेवियर का जो पार्ट यदि आप देखें तो जितने वर्कर्स जो क्वीन की देखभाल में लगे हुए रहते हैं और लगभग जो जितने सभी वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं क्वीन के संपर्क में आते हैं, और जिसमें से कुछ तो लगातार क्वीन की देखभाल और उसकी साफ सफाईयत, उसके चैम्बर की सफाई, अंडों का मैनेजमेंट, लार्वी की और प्यूपा की, इन सब की देखभाल, इन सब में जो वर्कर्स लगे रहते हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये लगातार क्वीन के संपर्क में भी रहते हैं। और ये देखने में आया है कि जो वर्कर यानी श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो लगातार क्वीन के शरीर के ऊपर, ये मानते हुए कि जो एक प्रकार की क्वीन चूँकि लगातार एग लेइंग करती है, छत्ते के अंदर ही रहती है, तो उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई गंदगी होगी या किसी दूसरे कारण से श्रमिक मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के शरीर को चाटती रहती हैं बीच बीच में जब भी उनको अवसर मिलता है उसके संपर्क में आती हैं तो उसके शरीर को वो लिक करती हैं, चाटने का काम करती हैं। ये एक प्रकार का उसके शरीर को साफ़ करने की ही एक क्रिया है, ये मानिए। अब वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का अध्ययन किया कि ये जो चाटती हैं कहीं इसका कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण से ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो स्टेराइल रह जाती हैं। तो कुछ प्रयोग करके देखे गए। प्रयोग में एक प्रयोग ये करके देखा गया कि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं वो श्रमिक मधुमक्खियों को रानी मधुमक्खी से अलग रखा गया लंबे समय तक।
रानी मधुमक्खी के संपर्क में नहीं आने दिया गया, उनको लंबे समय तक अलग रखा गया। तो ये देखने में आया कि जो कुछ समय के पश्चात उन जो श्रमिक मधुमक्खियाँ थीं उनकी ओवरीज जो हैं वो एक्टिव होने लग गई, और कई केसेस में ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जो पहले स्टेराइल थी बाद में फर्टाइल हो गई। जैसे वो फर्टाइल हुई तो ये चीज़ एक एस्टेब्लिश हो गई कि निश्चित रूप से ये रानी मधुमक्खी के संपर्क में रहने के कारण ही कोई ना कोई ऐसी क्रिया होती है जिसके कारण से ये श्रमिक मधुमक्खियाँ स्टेराइल या बांझ हो जाती हैं। तो उसका एक जो कारण समझ में आया कि ये जो क्वीन होती है ये अपने मैंडिबुलर सीक्रेशंस कुछ इसके होते हैं, मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है उससे एक प्रकार का रसायन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस। ये जो रसायन होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है 9 ऑक्सोडेट्रंस 2 इनोइक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। तो 9 ऑक्सोडेट्रंस 2 इनोइक एसिड ये क्वीन सब्सटेंस जो क्वीन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है वो उसका मैंडिबुलर सीक्रेशन है, ये इसका आधार है। और ये रानी जो होती है लगातार इस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करती रहती है, यानी अपने माउथ पार्ट्स के ज़रिए रानी मधुमक्खी इस क्वीन सब्सटेंस को अपने शरीर के ऊपर डालती रहती है। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ लगातार उसके शरीर को चाटती हैं, इसके कारण से वो क्वीन सब्सटेंस उनके शरीर में जाता है, और उनके शरीर में जाने के कारण से वो उनकी ओवरीज जो होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। इसके कारण से ये जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं ये बांझ हो जाती हैं और अंडे देने में सक्षम नहीं होती। तो ये एक इसका ऐसा बिहेवियर का पार्ट है जिसको स्टडी किया गया तो पाया कि श्रमिक मधुमक्खियाँ जो हैं वो बांझ क्यों होती हैं। तो उसके 2 रीजन्स ये सामने आए हैं और दोनों रीजन्स पे अभी आगे भी लगातार काम चल रहा है। तो एक स्थिति तो इसके स्टेरिलिटी से संबंधित, बांझ होने से संबंधित ये हुई। अब आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। जैसे ही वर्कर बी जो होती है श्रमिक मधुमक्खी अपने प्यूपल केस को काट के बाहर निकलती है, एडल्ट बन जाती है। एडल्ट बनने के बाद जब वो बाहर निकलती है अपने चैम्बर में से तो वो काम करना प्रारंभ कर देती है। एडल्ट में कन्वर्ट होते ही वो काम करना प्रारंभ कर देती है। तो चूँकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। तो ये जो नए नए जो श्रमिक बनते हैं, यंग श्रमिक जो होते हैं, यंग वर्कर्स जो होते हैं, इनका काम मैच्योर वर्कर्स से थोड़ा सा अलग होता है। यानी काम तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन इनके काम की नेचर इनकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ बदलती हुई चली जाती है। जैसे बाहर जाना है फील्ड में जाकर तलाश करना है कि भोजन तलाश करना है, भोजन कहाँ पर है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी है, ये सारी खोजबीन करके उसकी सूचना लेके आनी है ना। ये फोरेजर्स जो होते हैं तो फोरेजर्स वाली जो काम है वो ये करने हैं, कलेक्शन करके लेके आना है नेक्टर का, पॉलन का, और कलेक्शन करके लेके आके छत्ते में जमा करना है, शहद बनाना है। ये सारे के सारे काम शुरुआत में ही इन मधुमक्खियों के को नहीं दिए जाते। यानी नेक्टर और पॉलन का कलेक्शन का काम इनको इनके लाइफ में इनके जन्म होने के लगभग 25 दिन के बाद इनको मिलता है। जन्म से मतलब है यानी अभी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके लगभग 25 दिन के बाद इनको कलेक्शन का काम मिलता है, फूड कलेक्शन का काम, कि भाई अब ये बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर फूड कलेक्शन करके ला सकते हैं। तो ये एक विशेषता है। जैसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, छत्ते की रिपेयरिंग है, या मान लीजिए ये नए नए यंग वर्कर्स हैं, ये इनकी फेरिंजियल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस हैं, वो उसके द्वारा से ये रॉयल जेली का निर्माण यही करते हैं। तो ये सारे काम तो ये करते हैं कि रॉयल जेली बनानी लार्वीज़ को दी जाती है। लेकिन
फूड कलेक्शन का काम ये जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ही कर पाते हैं। एक और बिहेवियर का जो ज़बरदस्त पार्ट ये है कि जो वर्कर बी जो होती है ये इसको कलर, पोजीशन, टेस्ट, रिलेटिव डिस्टेंस, लैंडमार्क्स, ओडर्स, इन सब का ज़बरदस्त ज्ञान होता है। यानी कि जो एक बार कुछ मधुमक्खियाँ खोजी दस्ते के रूप में मैदान में जाती हैं और वह देखती हैं कि भाई कहाँ पर पर्याप्त मात्रा में और अच्छा फूड अवेलेबल है, खूब फुलवारी लगी हुई है, अच्छा बगीचा बना हुआ है, वहाँ से ये नेक्टर और पोलन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जाके देखती हैं मधुमक्खियाँ, और वहाँ किस कलर के, किस रंग के फूल लगे हुए हैं, वो जो स्थान है उसकी पोजीशन क्या है, यानी ये उसकी पोजीशन यानी अपने छत्ते से वहाँ तक की दूरी कितनी हो सकती है, इसका अंदाज़ा है ना, किस दिशा में वो मौजूद है इसका अंदाज़ा, जो भोजन वहाँ उपलब्ध है उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसको भी ये याद कर लेते हैं, है ना। और वहाँ तक जाने में, छत्ते से वहाँ तक जाने में रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स पड़ते हैं जिनको आप एक तरीके से मार्गदर्शक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें एक छोटी सी श्रमिक मधुमक्खी जो है वो अपने अंदर याद कर लेती है। और तो और इसके अलावा ये जो सूर्य होता है, सूर्य को भी एक दिशा सूचक कंपास की तरह इस्तेमाल करने में सक्षम होती है। तो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर ये ज़बरदस्त एक प्रकार का टैलेंट होता है जिसके माध्यम से ये फूड कलेक्शन का काम करते हैं। और न केवल फूड कलेक्शन, जैसे मान लीजिए मधुमक्खियों का एक समूह केवल सूचना लाने का काम करता है, उनको फोरेजर्स बोलते हैं, स्काउट भी बोल देते हैं। वो केवल सूचना लाके दूसरे श्रमिकों को बताते हैं कि फलानी जगह पर यहाँ हमारे छत्ते से इतने किलोमीटर या इतने मीटर की दूरी पर फलानी दिशा में इस प्रकार के स्वाद वाला इतनी मात्रा में, है ना, और उसमें कलर्स वगैरह का भी इंडिकेशन, ये खाद्य पदार्थ भोजन उपलब्ध है, वो लाके सूचना देते हैं। जब ये सूचना दूसरे श्रमिकों को मिलती है, वो श्रमिक फिर उसको कलेक्ट करने के लिए उस दिशा में चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं। तो ये अलग अलग काम हो गए, एक समूह सूचना दे रहा है लाके और दूसरा समूह उसके कलेक्शन का काम शुरू कर देता है। अब प्रश्न आता है कि इतना छोटा सा प्राणी, इतना छोटा सा एनिमल इनवर्टिब्रेट्स में, और वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, यानी उसने ये भी पता लगा लिया कि फूड अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी में है, टेस्टी है, फलानी दिशा में है, लेकिन इसको कम्युनिकेट कैसे करेगा दूसरे श्रमिकों को, क्योंकि इनकी कोई बोली, कोई भाषा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का इन्होंने साधन अपना डेवलप किया होगा। तो वो भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद पता लगाया कि ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, ये श्रमिक मधुमक्खियाँ बाकायदा जो सूचना लेके आती हैं उस सूचना को एक विशिष्ट प्रकार से दूसरे श्रमिकों को स्थानांतरित करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। जैसे ये हनी बी जो भोजन का पता लगा के ला रही हैं, ये वापस लौट के छत्ते पर आती हैं। तो छत्ते पर लौट के आने के बाद ये बाकी श्रमिकों को सूचना भी देनी है इनको, और यदि थोड़ा बहुत कलेक्शन करके लेके आई हैं नेक्टर का, पराग कणों का, तो वो सबसे पहले तो रीगलगुलेट करेंगी, यानी उसको छत्तों में चैम्बर में लाकर शहद की शक्ल में जमा करेंगी, और उसके बाद फिर बाकी के जो श्रमिक हैं उनको ये बताएंगी, क्लू बताएंगी कि भाई ये जो भोजन है हम कहाँ से लाए हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यहाँ से उसकी दूरी क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी फूड की क्या है, ये उसको बताते हैं। यानी जो कलेक्शन करके लेके आ रहे हैं वो भी थोड़ी सूचना देते हैं। इसके अलावा एक दस्ता ऐसा होता है जिसका काम ही केवल भोजन की खोज करना होता है और वो उसकी सूचना देना होता है। तो ये जो कम्युनिकेट करते हैं इस चीज़ को, उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के डांस किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा। जैसे एक प्रकार का नृत्य करती है, इसको कहते हैं राउंड डांस। ये जो राउंड डांस होता है, जैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ,
उसमें दो तरह के नृत्य के चित्र हैं ऊपर की तरफ बने हुए, राउंड डांस और वैगल डांस। ये दो तरह के डांस करती है, एक तो करती है राउंड डांस और दूसरा डांस होता है टेल वैगिंग डांस। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो चित्र है इसमें दोनों डांस बताए गए हैं, राउंड डांस भी है और वैगल डांस भी है। नीचे वाले चित्र में केवल राउंड डांस। राउंड डांस का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में एक गोले में ये मधुमक्खी घूमती है और घूमने के बाद फिर उसी गोले को दोबारा से कंप्लीट करने का कार्य करती है। तो लगातार गोल गोल घूमकर ये बताती है कि जो भोजन है वो यहाँ से छत्ते से कितने मीटर्स की दूरी पर स्थित है। तो अगर भोजन मान लीजिए लगभग 100 मीटर्स के अंदर ही उपलब्ध है, 100 मीटर के दायरे में ही कहीं भोजन उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में ये मधुमक्खी राउंड डांस करके सूचना देती है, यदि भोजन 100 मीटर के अंदर ही उपलब्ध होता है। तो उसमें राउंड डांस में भी ये कितने चक्कर लगाने हैं इसको, उन चक्कर के आधार पर लगभग दूरी का भी आभास दूसरे श्रमिकों के द्वारा कर लिया जाता है। दूसरा डांस होता है टेल वैगिंग डांस। अब ये जो टेल वैगिंग डांस है, इस डांस में क्या होता है कि ये मधुमक्खी एक दिशा में घूमती है, घूमने के बाद जैसे मैंने टेल वैगिंग डांस में आपको यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो एक ऊपर की तरफ डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप ध्यान से देखो, नारंगी रंग की बीच में मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, अब ये मधुमक्खियाँ जो हैं ये पहले लेफ़्ट में एक सर्किल बनाती हैं और लेफ़्ट में सर्किल बनाते हुए बीच में जब ये दूसरा सर्किल बनाना प्रारंभ करती हैं तो पहले कुछ देर तक सीधी दिशा में अपनी पूंछ वाले हिस्से को दोनों डायरेक्शन में लगातार घुमाती हैं। तो पूंछ वाले हिस्से को दोनों डायरेक्शंस में लगातार घुमाते हुए फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा सर्किल बनाती हैं। तो इसको यदि आप देखोगे तो एक प्रकार से 8 जैसी, 8 का अंक जैसी संरचना बन जाती है। तो ये है टेल वैगिंग डांस। और भी आप दूसरे डायग्राम में भी, नीचे वाले डायग्राम में भी आप इसको क्लियर देख सकते हो, जिसमें ये मधुमक्खी जो होती है ये सीधी जाके कभी एक तरफ का सर्किल पूरा करती है और फिर बीच में लगातार अपनी पूंछ वाले हिस्से को दोनों दिशाओं में घुमाते हुए एक सर्पिलाकार गति करके फिर दूसरी तरफ वाला अपना सर्कल पूरा करती है। तो ये कुल मिला के ये इसको कहते हैं टेल वैगिंग डांस, जिसमें पूंछ को हिलाते हुए डांस किया जाता है और 8 जैसा अंक बनाया जाता है। इस डांस के माध्यम से ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये दूरी बताती है, दिशा बताती है, कितनी मात्रा में फूड उपलब्ध है ये बताती है ना। हमारे छत्ते से लेकर और जहाँ फूड उपलब्ध है उसके बीच की दूरी को ये अपनी पूंछ के लगातार इधर उधर हिलाने के माध्यम से कम्युनिकेट कर देती है। इसके अलावा जो फोरेजर्स हैं या जो खोजी दस्ते के सदस्य हैं, वो जो सूचना लेके आए हैं तो निश्चित रूप से सूचना लेके आए हैं तो उन्होंने फूड टेस्ट करके भी देखा होगा, फूलों में बैठे होंगे, परागकण भी उन्होंने कलेक्ट किए होंगे, तो उनके शरीर में उस फूड की कुछ ना कुछ गंध आ गई होगी। तो बाकी की जो मधुमक्खियाँ हैं जो छत्ते पर मौजूद हैं वो जो उस गंध को फील कर लेती हैं और उस गंध को फील करने के आधार पर भी किस प्रकार का भोजन उपलब्ध है उसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है। इसके अलावा भी ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, ये अपने जो पंख होते हैं, पंखों की ध्वनि, उनसे भी कई प्रकार की ध्वनि निकालती हैं। उस ध्वनि के माध्यम से भी अपनी सूचनाओं को ये संप्रेषित करती हैं, दूसरे श्रमिकों तक पहुंचाती हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बिहेवियर का पार्ट है मधुमक्खी का, जो आपके ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। और चूँकि हम अल्टीमेटली एपीकल्चर जो पढ़ रहे हैं वो एपीकल्चर कृत्रिम कंडीशंस में हम इनसे शहद और वैक्स प्राप्त करने के लिए इनकी लाइफ साइकिल को जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वातावरण नहीं बना सकते।
बिना इन प्राणियों को हानि पहुंचाए इनसे लाभदायक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी सिस्टम डेवलप करना है वो इनकी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही डेवलप किया जा सकता है। इस आधार को मानते हुए बताते हुए हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में एपीकल्चर का कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर आगे कल बताऊँगी। थैंक यू।